नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे। हम लोग इस समय आरओ यारो की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हमारा ये 13वां सेट है। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो है अभी हम लोग बायोलॉजी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लगभग जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके, वो हम कराने की कोशिश करेंगे, मॉडल क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे और आपके कमिंग एग्जाम तक आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाए, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगर आप नए हैं तो कोशिश करिए कि सब्सक्राइब भी करिए चैनल्स को, जिससे आप हमसे प्रॉपर जुड़ सकें। और अगर कोई सलाह है आपकी या आप कुछ और चाहते हैं हमसे, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप हमारे कोचिंग के नंबर्स पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला कह रहा है विश्व एड्स दिवस 5 जून, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 1 दिसंबर, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर। लेकिन इसमें उल्टा सीधा है, मिलाइए इसको। अब इसमें जो सबसे इजी लगे आपको, सबसे पहले उसको मिलाने की कोशिश करिए। जैसे विश्व एड्स दिवस है, तो विश्व एड्स दिवस जो है लगभग सभी लोग जानते हैं कब होता है, 1 दिसंबर को होता है। कब होता है? 1 दिसंबर को होता है। अब जरा देखिए, यानी A का थर्ड सही है। और अगर A का थर्ड आपको कंफर्म लग रहा है तो देखिए विकल्प में कहीं है, बी विकल्प में क्या लग रहा है, A का थर्ड लग रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले चीज तो ऑप्शन ही यही सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा? थर्ड। अब जो किसी में है ही नहीं ना, तो इसका मतलब, और आप कंफर्म है यहां पर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर भी आप आगे बढ़िए, आप इसको मान के चलिए आगे, बी का 2। इसके हिसाब से फिर क्या होगा, बी का 2 होगा, यानी जो विश्व मानक दिवस है वो कब हो जाएगा, 14 अक्टूबर को हो जाएगा। इसी तरह से सी का 1 विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, 5 जून। अभी बहुत पॉपुलर है, लगभग शहरी क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है, लोग इस दिन वृक्षारोपण करते हैं, काफी अधिक मात्रा में लोग इसमें भागीदारी करते हैं, तो ये हो जाता है। विश्व विकलांग दिवस भी इसमें, जब से लगभग मोदी सरकार आई है, विश्व विकलांग दिवस को वो दिव्यांग दिवस के तौर पर भी मनाती है। यानी ये जो विश्व विकलांग दिवस आप देख रहे हैं, इसको दिव्यांग दिवस भी आजकल भारत में जो है दिव्यांग दिवस भी कहा जाने लगा है। ठीक है, तो दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाती है सरकार इसको। और इसमें दिव्यांगों की कैसे राष्ट्र निर्माण में भागीदारी हो सके, कैसे इनको सशक्त बनाया जाए, ठीक है, इन सब पर व्याख्यान वगैरह भी दिए जाते हैं। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि हमारे एक जो है दिव्यांग भाई ने ही वो आईएएस में, यूपीएससी में सिलेक्शन लिया। उनके दोनों पैर नहीं हैं, दुर्घटना में वो बेचारे जो है उनके साथ ट्रेजेडी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने सिलेक्शन लेके दिखाया भी। तो नो डाउट आप विकलांग नहीं बल्कि दिव्यांग हैं। तो ये कोशिश रहती है। ये कब होता है, ये इसमें डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा। अब इसको क्रम से आप देखिए, इसको क्रम से मैंने लिखा है, इसको देखिए आप, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको रट लीजिए एकदम, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा जाता है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस कब है, 1 दिसंबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है जेंटामाइसिन, एंटीबायोटिक्स। दूसरा है एक्कीफ्लेविन, पूर्वतिरोधी। अब तरह हम इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। कह रहा है कि युग्म सुमेलित हैं, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए कि किसमें से कौन सही है। देखिए, जेंटामाइसिन बहुत पुरानी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक वो हैं जो मोस्टली जीवाणुओं, मोल्ड्स और कवकों यानी बैक्टीरियाज, मोल्ड्स और फंगस से बनाई जाती हैं। और ये मोस्टली जितने भी बायोम्स होते हैं, जितने भी छोटे या बड़े जीव हो सकते हैं, उन सब के अगेंस्ट में काम करती हैं, यानी उनको किल करने का काम करती हैं। और ये रुधिर के माध्यम से ही उनको किल करने का काम करती हैं। इन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो जेंटामाइसिन नो डाउट एंटीबायोटिक्स है, इट इज क्लियर। एक्रीफ्लेविन क्या है? पूर्वतिरोधी। पूर्वतिरोधी को हम इंग्लिश में कहते हैं
एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। ये एक्रिफ्लेविन पूर्तिरोधी है, सही है। एंटीसेप्टिक्स उन्हें कहते, एंटीसेप्टिक्स भी एंटीबायोटिक की ही तरह होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एंटीसेप्टिक्स जो होती हैं वो एंटीबायोटिक्स की तरह ही होती हैं। अंतर क्या होता है, एंटीबायोटिक्स को आप इंजेक्शन के माध्यम से या फिर आप टैबलेट के माध्यम से लेते हैं और ये आंत से अवशोषित होकर के रुधिर में पहुंचती हैं और फिर रुधिर में क्या करती हैं, उस पैथोजेंस को, रोग कारक को मारने का काम करती हैं। लेकिन एंटीसेप्टिक्स जितनी भी होती हैं ये घाव भरने के काम में आती हैं, तो ये इनका इस्तेमाल शरीर में बाहर से किया जाता है, इनको रुधिर के साथ मिक्स किया नहीं जाता। जैसे कहीं चोट लग गई आपको तो आप क्या लगाएंगे, एंटीसेप्टिक्स लगाएंगे। ये क्या करती है, जितने भी बाह्य रोग कारक आपके घाव पर आ सकते हैं और वो कोई न कोई संक्रमण या इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं, उनको रोकने का काम ये करते हैं एंटीसेप्टिक्स, इसीलिए इनको पूर्तिरोधी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनका भी, हाँ, लेकिन ये केवल एक्सटर्नल यूज ही होती है, इसलिए सभी एंटीसेप्टिक्स पर लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है। और यानी कभी भी इनको रुधिर के माध्यम से, यानी ये अंदर नहीं जानी चाहिए। सल्फोनल, सल्फोनल कह रहा है निश्चेतक, निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक्स, निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक्स, ये आपको मूर्छा में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसमें, मूर्छा में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी आपको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। किसके लिए, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। थोड़ी मात्रा में दी जाती है, जिससे आपको जो है, जैसे कभी बेहोश करना है, कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन करना है या किसी और पर्पस के लिए बेहोश करना है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया आपने तो जो है वो जो बेहोशी है वो थोड़ा गड़बड़ भी हो सकती है आगे आपकी। अगला कह रहा है फिनेसिटिन, फिनेसिटिन जो है ये पूर्तिरोधी नहीं है, ये पूर्तिरोधी नहीं है, ये गलत है। एक्चुअली फिनेसिटिन क्या है, फिनेसिटिन एंटीपायरेटिक्स है, एंटीपायरेटिक्स क्या है, एंटीपायरेटिक्स है। फिनेसिटिन हमारी एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक्स जो है हम उन्हें कहते हैं जो शरीर दर्द और बुखार उतारने के काम में आती है। एंटीपायरेटिक्स क्या है, शरीर दर्द और बुखार उतारने के काम में, जैसे आपकी पैरासीटामोल है, कॉम्बिफ्लॉम लेते हैं आप, या जैसे ब्रूफेन लेते हैं। तो एक्चुअली एंटीपायरेटिक्स मोस्टली क्या होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी जो केवल इन्फ्लेमेशन को रोकती हैं, यानी फीवर को रोकती हैं। कुछ है जो कॉम्बिनेशन में बनाई गई है, जैसे कॉम्बिफ्लॉम है तो ये पैरासीटामोल प्लस ब्रूफेन को मिला के बनाई गई है, ठीक है। तो कॉम्बिफ्लॉम इज आल्सो अ एंटीबायोटिक, बट कैलपॉल, पैरासीटामोल, ब्रूफेन एंड अदर टैबलेट्स, ठीक है, व्हिच आर यूज्ड फॉर द फीवर एंड पेन, ठीक है, दे आर नोन एज एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। तो फिनेसिटिन क्या है, एंटीपायरेटिक्स है। इस हिसाब से फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है, ये फोर्थ क्या है, गलत है। उस हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 और 3 क्या है इसमें सही है, ठीक है, 1, 2 और 3 सही है, चौथा इसमें गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो है ये इनसे में कौन सी चीजें किनसे प्रभावित होती हैं, इसमें कौन सी चीजें किससे क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, ठीक है। अब ओटिटिस गला, इंसेफेलाइटिस कान, लेरिंजाइटिस यकृत, हेपेटाइटिस मस्तिष्क, ठीक है, ये दिया गया है। अब अगर इस हिसाब से उत्तर आप देखिए तो इसमें क्या उत्तर होना चाहिए, क्या उत्तर होना चाहिए, अब मिलाइए जरा इसको, A का 2, B का 4, ठीक है। अब देखिए सबसे इसमें 2 चीजें आप बहुत नोन हैं आपकी, पहले उनको ढूंढिए। इंसेफेलाइटिस आपने कई जगह पढ़ा होगा, तो इंसेफेलाइटिस जो है से क्या मिलेगा, इंसेफेलाइटिस किससे होता है, ब्रेन से संबंधित बीमारी है, क्योंकि इसमें जो ब्रेन के ऊपर की झिल्ली होती है उसी में क्या होती है, सूजन आ जाती है, बहुत तेज बुखार होता है। और खासकर जहां पर बाढ़ का पानी इकट्ठा होता है या वहां पर जो है वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहती है, खासकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, बाढ़ के समय स्पेशली, ठीक है। तो
वहां ये प्रॉब्लम होती है, इसको जानते हैं, मस्तिष्क इसमें प्रभावित होता है। अब दूसरी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी काफी नोन बीमारी है जिसमें लोग इसको जानते हैं। हेपेटाइटिस में जो है वो लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, यकृत प्रभावित होता है, ठीक है ना, यकृत। तो अब आप दो चीज जान गए, यहां पे बहुत इजी थी क्या, इंसेफेलाइटिस में सीधे ब्रेन हुआ। अब बी का कौन सा सही है, 4 सही है, लेकिन 2 है बी के 4 में, तो आप इसको मिलाइए। इंसेफेलाइटिस में इसमें डी का क्या है, 3 सही है, तो डी में 3 कौन सा है, इसमें है। अब देखिए क्लियर हो गया, 3 और किसी में नहीं है, जाहिर सी बात है कि ऑप्शन क्या होगा इसमें, ए हो जाएगा। बाकी को आप ऐसे मिला लीजिए। क्या मिला लेंगे आप इसमें, अब कह रहा है कि लेरिंजाइटिस, सी का 1, इसमें क्या होता है, आपके लैरिंग्स प्रभावित होते हैं, वो गले में होते हैं, ठीक है ना। और ओटाइटिस जो आपका है ये कान से संबंधित होता है। क्या है, कान से संबंधित होता है। इसका एक क्वेश्चन हम इसको पहले करा चुके हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसका जो है इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सहतूत साल बनाई जाती है, सहतूत साल बनाई जाती है। सहतूत लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सहतूत नहीं है, ठीक है। सहतूत एक जो है खाई जाती है, एक फल है, मीठा खट्टा फल है, विटामिन सी से रिच होता है, आयरन से रिच होती है, लेकिन ये सहतूत है। हंगुल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चिरू के बालों से और मेरिनो के बालों से, ठीक है। हंगुल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चिरू के बालों से और मेरिनो के बालों से, ठीक है। इसमें जरा देखिएगा आप लोग, ये चिरू के बालों से बनाई जाती है। सहतूत क्या है, चिरू के बालों से बनाई जाती है। अब है क्या, थोड़ा समझिएगा। एक्चुअली ये जो सहतूत है ये यूरोपियन देशों में भी, और चिरू क्या है, ये लद्दाख और हमारे कश्मीरी क्षेत्रों में भी एक भेड़ की प्रजाति है। भेड़ की क्या है, प्रजाति है, और इसको वहां पर उगाया, जो भेड़ की प्रजाति है जिसको खूब पाला जाता है, और ये इसमें ऊन बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो इसका ऊन है वो बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है, और इतना बेहतरीन इसका, क्योंकि बहुत पतला पतला ऊन होता है, इसलिए सहतूत को ऊन का राजा भी कहते हैं। अगर हम सहतूत की बात करें तो इसको हम ऊन का राजा भी कहते हैं, लेकिन यही इसकी साथ समस्या हो गई। एक्चुअली जो सहतूत निकाला जाता है, जो ये सहतूत निकाला जाता है, इसमें उनकी त्वचा का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी वजह से वो जो है चिरू बहुत संख्या में मर भी जाते हैं, और उन्हें बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ भी होती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि 1990 में, 1975 में IUCN द्वारा इसकी सॉल बनती है, उस पर रोक लगा दी गई। और इसकी जो सॉल बनती है उसको आपको जानना होगा, इसकी जो सॉल बनती है उसको रिंग सॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग सॉल भी कहते हैं। क्यों, आप गए होंगे अगर कभी, तो वो दिखाते हैं, एक रिंग लेते हैं, ऐसे छल्ला लेते हैं छोटा सा, ऐसे रिंग लेते हैं, और ये इतनी सॉफ्ट होती है और बहुत पतले बालों से बनती है, और इसके जो बालों का साइज होता है वो लगभग जो है 10 माइक्रोन के आसपास होता है। कितना, इसके जो धागे होते हैं उनका जो साइज होता है वो लगभग 10 माइक्रोन के आसपास होता है। अब सोचिए आप कितना पतला होगा ये। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो है इसकी एक ऐसे रिंग बनाते हैं, जो है इस पूरी सॉल को क्या करते हैं, एक रिंग लेते हैं ऐसे, जो यहाँ फिंगर पहनी जाती है, और उसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे पूरा निकाल देते हैं, यानी एक तरफ से डालेंगे उस रिंग में और उसको पूरा ऐसे खींच देते हैं। यही वास्तव में सहतूत के साल की पहचान है। सहतूत की सॉल अगर आपने ली हुई है तो दिस इज द साइन ऑफ द, कि यहां ये सही है, डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन हमने बताया आपको कि 1975 में सहतूत के यूज पर क्या किया गया, रोक लगा दी गई। भारत में इसको 1990 में रोक लगाई गई। भारत में कश्मीर में और लद्दाख में इसको बहुत, कश्मीरी सॉल, लद्दाख की सॉल बहुत मशहूर होती है। हल्की होती है, मैंने कहा 10 माइक्रोन के धागे से बनाई जाती है, और बहुत गर्म होती है। हल्की भी होती है, गर्म होती है, तो बड़े लोग इसको खूब इस्तेमाल भी करते थे। 1990 में भारत में भी रोक लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं चल रही थी, बिक रही थी। लेकिन सन 2000 में इसको एकदम प्रतिबंधित कर दिया गया, और इस पर सजा का भी ऐलान कर दिया गया। अगर कहीं पर ये मिल जाती है
तो उसमें अगले को यानी वो क्राइम माना जाएगा। इसकी वजह से लगभग 2000 के बाद से लगभग इसकी बिक्री क्या हो गई, बंद हो गई। तो फिलहाल इसमें आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। शहतूत शॉल बनाई जाती है किससे, चिरू के बालों से। ये भारत की बात करें तो आपके कश्मीर और लद्दाख में पाई जाने वाली एक भेड़ की प्रजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सामान्य भाषा में कहें तो रक्त की आवश्यकता पड़ती है, रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। ब्लड ग्रुप क्या है उसका टेस्ट करने का टाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। पहले चीज तो आंसर समझिएगा, इसका आंसर होगा ओ नेगेटिव। सर्वदाता, दो शब्द आपने सुना होगा, एक है सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, वो है ओ नेगेटिव। और एक है सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो है ए बी पॉजिटिव। ये दोनों चीजें आप रट लीजिएगा, ठीक है, ए बी पॉजिटिव और ठीक है ओ नेगेटिव। अब यहां देखिए, जब कोई घायल हो जाता है तो कुछ चीजें समझ लीजिए, इसको रट लीजिएगा आप। सर्वदाता कौन है, ओ नेगेटिव, सर्वग्राही कौन है, ए बी पॉजिटिव। हाँ, अगर ये RH फैक्टर नहीं दिया गया यानी पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिया गया है तो सर्वदाता कौन हो जाएगा, केवल O, सर्वग्राही कौन हो जाएगा, केवल AB। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा समझिएगा आप लोग। फिलहाल डॉक्टर जो है इमरजेंसी में ही इस तरह का ब्लड लेते हैं, सामान्य परिस्थितियों में नहीं लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके ब्लड में, उसके बॉडी में ब्लड बहुत कम है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, पहला तो प्रेफरेंस क्या होगा, पहला प्रेफरेंस ये होगा कि उसका ही ब्लड ग्रुप मिल जाए। लेकिन यहां कह रहा है कि रक्त परीक्षण करने का समय ही नहीं है, तो ऐसे में मतलब इतना तेजी से ब्लड निकल रहा है कि बिना ब्लड के वो मर ही जाएगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, तो अगर आपके पास जो अवेलेबल है क्या है, ओ नेगेटिव, तुरंत उसको चढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर जब आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा तो आप वाला ब्लड चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। हाँ, एक चीज ये भी ध्यान रखें, अगर कहीं क्वेश्चन इसको पलट दे, कैसे पलट दे कि रक्त समूह करने का परीक्षण, रक्त समूह के परीक्षण का समय नहीं है, तो उसे कौन सा रक्त दिया जा सकता है, कौन सा रक्त, और उनमें अगर मान लीजिए ओ नेगेटिव नहीं है, विकल्प में ओ नेगेटिव नहीं है और लिखा हो कि कोई भी रक्त समूह अगर एक विकल्प के तौर पर हो, तो क्या कहेंगे आप, कोई भी रक्त समूह। याद रखिएगा, अगर इतना भी अगर ओ नेगेटिव है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। मान लीजिए विकल्प में ओ नेगेटिव नहीं है, तब तो क्या हो जाएगा, कोई भी रक्त समूह। ठीक है, और अगर मान लीजिए वैसे कहा जाए कि ओ नेगेटिव रक्त उपलब्ध ही नहीं है, तो क्या दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा कोई भी रक्त दिया जा सकता है, क्योंकि कोई भी रक्त देने इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिना ब्लड के वो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकता है। कोई भी ब्लड चढ़ा देने से, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले वाला ब्लड बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में है, तो ऐसे में क्लॉटिंग बहुत कम पोर्शन में होगी, उससे उसकी डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर उसको ब्लड नहीं मिलेगा, उसकी बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा, तब तो उसकी डेथ 100% हो जाएगी। ऐसे में कोई भी ब्लड उसको चढ़ाया जा सकता है। जब उस व्यक्ति का रक्त जो है परीक्षण हो जाएगा, ब्लड टेस्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि वो किस ग्रुप का है, तो उस ब्लड को निकाल दिया जाएगा, एक तरफ से निकाला जाएगा और दूसरा जो उसके ग्रुप का ब्लड है उसको चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी पिछले साल के ही यूपीपीएससी के बोर्ड में जो है इंटरव्यू बोर्ड ने इसको पूछा था। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और ये आपके मॉडल क्वेश्चन नेक्स्ट जो कमिंग पेपर्स होंगे उनमें कहीं बनाया भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा, ओ नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की वह कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण, डिवीजन और स्पेशलाइजेशन की क्षमता है,
और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, उन्हें कहते हैं बड़ कोशिकाएं, रेड कोशिकाएं, मेसेंजियल कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं। आंसर समझ लीजिएगा, इसका आंसर होगा स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं यानी स्टेम सेल्स, इन्हें हिंदी में कहते हैं स्तंभ कोशिकाएं। स्तंभ कोशिकाएं, स्तंभ कोशिकाएं क्या होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जो न्यूली बॉर्न सेल्स होती हैं। न्यूली बॉर्न सेल्स का मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनका निर्माण लगभग तुरंत हुआ हो, बहुत जल्दी हुआ हो, यानी उनकी आयु बहुत कम हो, ऐसी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? स्तंभ कोशिकाएं। ये कोशिकाएं नॉर्मल तौर पर आपकी बॉडी में बोन मैरो में होती हैं, ठीक है, बोन मैरो में होती हैं, पेरिटोनियम सेल्स हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, इन कोशिकाओं में अगर ये कोशिकाएं चाहिए तो किसी दाता की परमिशन जिससे आप लेंगे, जो देगा उसकी परमिशन से ही ले पाएंगे। लेकिन अगर वैसे रिसर्च करना है इन पर, तो इन न्यूली बॉर्न सेल यानी स्टेम सेल का सबसे जो रिच सोर्स है, जो सबसे रिच सोर्स हो सकता है, वो क्या हो सकता है? जो सबसे रिच सोर्स हो सकता है वो अम्बिलिकल कार्ड ब्लड, यानी अम्बिलिकल कार्ड ब्लड को हम बोलते हैं गर्भनाल का रक्त। गर्भनाल का रक्त जो जन्म के बाद बच्चे की, जो कि क्या होती है, प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, गर्भनाल जो होती है, अम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं उसको, इस गर्भनाल को काट दिया जाता है। इस गर्भनाल में लगभग 200 ml क्या होता है? ब्लड होता है। 200 ml क्या होता है? लगभग रक्त होता है। और इस ब्लड में आपकी बॉडी में जितने भी आर्गन है, लगभग 200 टाइप्स के अप्रॉक्स आर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वो सभी इसमें उपलब्ध होती हैं। यानी इस ब्लड में आपकी बॉडी की लगभग सभी स्टेम सेल्स जो है उपलब्ध रहती हैं। इसको मोस्टली अब तक क्या करते थे? एक व्यर्थ पदार्थ मान करके काट करके फेंक दिया जाता था। लेकिन अब इसके चिकित्सकीय उपयोग की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि वैज्ञानिक इसी में से स्टेम सेल लेकर के और जो है वो आगे इनका इस्तेमाल करते हैं। अब क्या किया जाता है? इन स्टेम सेल को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, विभिन्न प्रक्रियाओं की सहायता से इनको एक डायरेक्शन दी जाती है और ये क्या करती हैं? पर्टिकुलर आर्गन को डेवलप कर सकती हैं। यहां ये भी आपको बता दें कि पहले इनको मैंने कहा वेस्ट मटेरियल मान के फेंक देते थे, अभी भी फेंक दिया जाता है, बट इसका इंश्योरेंस भी होता है अब, और इसको आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, जिसमें अगर आपको भविष्य में किसी अंग में समस्या आती है तो उससे उस अंग का निर्माण करके आपके अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जिस अंग के ट्रांसप्लांट की विधि अभी आ गई है, उनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हमारे यहाँ भी भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल ने इस प्रकार से हार्ट का प्रत्यारोपण किया है, हृदय प्रत्यारोपण किया है। और ब्रिटेन वगैरह में तो इसको जो है, इसके चिकित्सकीय उपयोग यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर भी इसका निर्माण किया जा सकता है, इसकी परमिशन भी दे दी है। फिलहाल भारत में अभी इस प्रकार की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन इनका इस्तेमाल करके अंगों का निर्माण जरूर किया जा सकता है। भविष्य में ये मनुष्य की आयु बढ़ाने में ये काफी क्रांतिकारी कदम हो सकता है। तो आंसर क्या है आपका? इसमें स्टेम कोशिकाएं हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर क्या होता है? एक तरह से कंपोस्ट खाद बनाने की जो प्रक्रिया उसे बोलते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थवर्म। अर्थवर्म इसका आंसर होगा। क्या होगा इसमें? अर्थवर्म इसका आंसर होगा। और अर्थवर्म को सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं? एक्चुअली इसको हम केचुआ कहते हैं, ठीक है। सामान्य रूप में क्या कहते हैं? इसको हम केचुआ कहते हैं। और इस केचुआ को हम और क्या कहते हैं? किसान मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान मित्र भी कहते हैं। क्या करते हैं? खेतों में केचुआ पाया जाता है
और ये केचुआ क्या करता है, मिट्टी को खाता है और उस मिट्टी को निकालता भी है। जो मिट्टी बनती है वो जो है क्या होती है, काफी भुरभुरी भुरभुरी मिट्टी होती है, ठीक है ना। और इस तरह से इस जो है, जो हमारी सड़ी गली बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उसमें इन केचुओं को डाल दिया जाता है और उससे जो है वो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, ठीक है ना। कंपोस्ट खाद बनती है, यानी जो कि एक तरह से कह सकते हैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पर काम करती है, ठीक है। और आजकल खेती में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर काफी जोर दिया जा रहा है, इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर काफी जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि रासायनिक खादों के इस्तेमाल से, रसायनों के इस्तेमाल से जो फसलें आ रही हैं वो जो है आपके लिए बड़ी हानिकारक हैं। उन्हें आप बड़ा बड़ा खा तो लेते हैं पर उनसे छोटा छोटा भी नहीं मिलता आपको चीजें, यानी बहुत कम चीजें आपको मिल पाती हैं, अलबत्ता नुकसान भी वो कर सकती हैं, कर ही रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं बहुत सारे फलों के, सब्जियों के टेस्ट गायब हो गए, उनका आकार तो बढ़ गया, गोभी गोभा हो गई, देख रहे लौकी कितनी बड़ी हो गई, करेला समझ में नहीं आता कि लौकी है क्या है। तो ये सब चीजें बढ़ तो गई हैं बहुत सारी। धनिया देखते थे आप, इतनी बड़ी से होती थी पहले, अब कितनी बड़ी धनिया मिल रही है, लेकिन उसमें सुगंध है ही नहीं है। नाक के पास ले जाएंगे तब सुगंध आएगी आपको एकदम से। तो ये रासायनिक खादों का इस्तेमाल है, इसीलिए आप देख रहे होंगे आजकल जब आप जाएंगे शहरों में तो वहां पर अगर बड़ी दुकान पे जाएंगे तो अगर आपको एप्पल भी लेना है तो एप्पल भी आपको 2 टाइप मिलेगा, एक बोलेगा ऑर्गेनिक, एक बोलेगा जो है जनरल। तो जनरल आपको सस्ता मिलेगा एप्पल, लेकिन वही ऑर्गेनिक क्या होगा, मोर देन डबल रेट में मिलता है, मोर देन डबल रेट में, दुगने से भी ज्यादा महंगा मिलता है, बिकॉज ऑफ उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल वर्मी कल्चर में क्या प्रयुक्त होता है, अर्थवर्म यानी केचुआ प्रयुक्त होता है। ये इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। आंसर होगा इसमें डी, ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज क्या है, क्या किया था ह्यूगो डी ब्रीज साहब ने, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। क्या बताया था कि हमारे शरीर में कुछ अचानक और अनायास परिवर्तन हो जाते हैं, और ये परिवर्तन जो होते हैं ये लगभग 1 लाख 2 लाख लोगों में से एक आदमी में कहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये परिवर्तन जो होता है वो जंतु या वनस्पति में इस प्रकार होता है कि नई प्रजातियों के विकास में या नई प्रजातियों के निर्माण में सहायक हो जाता है। अब ये परिवर्तन क्या सकारात्मक भी हो सकता है, नहीं, ये जो परिवर्तन होता है उत्परिवर्तन ये सकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों परिवर्तन हो सकते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, ठीक है। लेकिन इनके अलावा ये परिवर्तन 2 जगहों पर होता है। क्या, कैसे, एक परिवर्तन ऐसा होता है जो हमारी देह कोशिका में होता है, देह कोशिका में होता है, यानी, और दूसरा परिवर्तन होता है, यानी ये परिवर्तन जो हमारा होता है ये ऊतक स्तर पर होता है, ठीक है ना। और तीसरा परिवर्तन क्या होता है हमारा जो है, आप बल्कि इसको ऐसे समझिए कि एक जो परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन ऐसा होता है जो क्या होता है, कोशिका में बाह्य परिवर्तन होता है, बाह्य परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन क्या होता है, कोशिका में आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन का मतलब यह होता है कि उसके जर्म प्लाज्म में चेंज हो जाए, जर्म प्लाज्म में चेंज हो जाए। जर्म प्लाज्म में चेंज का मतलब है उसके न्यूक्लियस में चेंज हो जाए। उसके न्यूक्लियस में चेंज का मतलब होता है उसके डीएनए आरएनए में चेंज हो जाए, यानी इन सब का मतलब होता है कि उसके क्रोमोसोम में चेंज हो जाए, उसके गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाए। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है यही आगे क्या होता है, ये इसी की इनहेरिटेंस होती है, यानी इसी की क्या होगी, वंशागति होती है, इसी की वंशागति होती है, ठीक है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है,
चलने लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो जो कि वंशागत हो जाता है और नई पीढ़ियों के निर्माण में सहायक हो जाता है। तो किसने दिया था इस थ्योरी को? डी आंसर होगा इसमें, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रॉल है एक कीटनाशी, विटामिन, स्टेरॉयड, एंजाइम। कोलेस्ट्रॉल आप सब जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कीटनाशी हो ही नहीं सकता, विटामिन हो ही नहीं सकती है, एंजाइम हो ही नहीं सकता है, दैट वाज स्टेरॉयड। ठीक है, क्या है? स्टेरॉयड है। और ये जो स्टेरॉयड है क्या है, ये कैसे? एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो तरीके से होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं एचडीएल, क्या बोलते हैं? एचडीएल। और बैड कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं एलडीएल, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। ये जो एचडीएल आप देख रहे हैं, जितने भी हमारे झिल्ली नुमा कोशिकांग हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, इनके निर्माण में क्या करता है, यानी हेल्प करता है, यानी कोशिकाओं वगैरह के निर्माण में क्या करता है, ये सहायक होता है। लेकिन जो एलडीएल है, ये रुधिर में संचरित होने वाली वसा है, रुधिर में संचरित होने वाली वसा है, संचरित होने वाली वसा है, और ये क्या करती है, कहीं ना कहीं रक्त नलिकाओं में जो रुधिर बह रहा होता है, ठीक है, इसके मार्ग में बाधा बनती हैं, जिसकी वजह से आपकी इन नलिकाओं के ब्लॉकेज हो जाते हैं और आपके हृदय को प्रभावित कर सकती हैं, यानी आपके हार्ट के फंक्शन को इफेक्ट कर सकती हैं। हृदय रोग हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, एंजाइना पेन हो सकता है। आपको इसी से क्या होता है, हार्ट अटैक का भी खतरा हो जाता है, ठीक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल लेने पर हमें फोकस करना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल से कोशिश करना चाहिए हमको दूरी बनाए रखें, ठीक है। फिलहाल क्या है, ये क्वेश्चन के हिसाब से 9 का आंसर होगा सी, यानी स्टेरॉयड है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं। और कह रहा अधिकांश क्षय रोगी 15 से 59 आयु वर्ग के होते हैं। क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एक तरह कह रहा है कि भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं, अधिक वयस्क मरते हैं। यहां ध्यान देना, एडल्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो मोस्टली ये एडल्ट्स को होती है और उनका आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष होता है, ये भी ज्यादा सही है, ठीक है ना। और इसीलिए भारत सरकार इसको रोकने के लिए कार्यक्रम चला रही है। भारत से क्षय रोग के उन्मूलन का सरकार कार्यक्रम चला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। यहां तक कि अगर आपको मान लीजिए टीबी क्लियर हो जाती है, तो जिस जगह पर टेस्ट होता है आपका, ठीक है, उस जगह से अगर टीबी का टेस्ट हुआ और क्लियर हो गया टीबी आपको है, तो सीधे उसकी रिपोर्ट शासन को हो जाती है। लोकल लेवल पर जो आपकी उनकी यूनिट्स होती हैं, वो सीधे आपसे संपर्क भी करेंगी, यहां तक कि आपकी जांच भी करेंगी और आपके डॉक्टर्स के जो रिकमेंडेशंस होंगे, मेडिसिन होंगी, उनको चेक करेंगे, देखेंगे प्रॉपर कि आपका इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें कमजोरी बहुत आती है, इसमें शरीर को खान पान की बड़ी जरूरत होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है, अगर किसी को क्लियर हो गया कि उसको टीबी है, तो उसको 500 रुपए महीना उसके अकाउंट में डालती भी है 6 महीने तक। वैसे इसका ट्रीटमेंट चलता है लगभग 7-8 महीने तक। प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका 6 महीने का कोर्स है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पर 2 महीने कोर्स और गवर्नमेंट चलाती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका ये बिल्कुल सही है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी इसमें विकल्प क्या सही होगा, ए सही होगा। टीबी क्या है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। टीबी 3 प्रकार की होती है। एक तो आपके जो है चेस्ट को जो प्रभावित करती है, लंग्स टीबी होती है। एक आपकी बोन में होती है, उसे वो बोन टीबी बोलते हैं। और तीसरा आपके ब्लड में होती है, जिसको हम लिम्फेटिक नोड टीबी भी कहते हैं, ठीक है ना, लिम्फ नोड टीबी भी कहते हैं। पैथोजेंस तीनों में सेम है, लेकिन तीनों अलग जगह पर होती हैं और तीनों ही खतरनाक होती हैं। बहरहाल बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, इसलिए इनका पूरा इलाज है
बिल्कुल किसी को टीबी हो तो डरने की जरूरत नहीं होती है उसको, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। और ट्रीटमेंट की खासियत यह है कि उस ट्रीटमेंट को बीच में आपको ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि अक्सर भारत में जो समस्या होती है, जो लोग मरते हैं उसके पीछे कारण क्या है? उसकी जो सबसे ज्यादा मरने का रीजन यही है कि 2-3 महीने दवा किया, बुखार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब लगता है अब एकदम ठीक है, अब डॉक्टर बाबा फालतू पैसा बढ़ा रहा है। इस चक्कर में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। और ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो वहीं दोबारा वो फिर से बैक हो जाती है, और दोबारा बैक होकर के वो दुगने इफेक्ट के साथ बैक होती है। और फिर कभी कभी वो दोबारा जो बैक होती है उसका इलाज फिर नहीं हो पाता है। और अगर यही सेम केस आपने दोबारा कर दिया तो तीसरी बार तो आप राम राम सत्य हो ही जाएंगे। ठीक है, यही इसकी ड्रॉबैक है। जो कम पढ़े लिखे लोग बेचारे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि कोर्स का मतलब क्या होता है। उनको लगता है हम ठीक हो गए, अब कोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आप लोग। 11वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। खट्टा दूध, मैलिक अम्ल, सिरका एवं अचार, कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय, एसिटिक अम्ल, सेब क्या है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अब मिलाइए हिसाब से। तो खट्टा दूध किसके कारण? भाई दूध में खट्टापन का मतलब दूध का खराब हो जाना, ये किसके कारण से होगा? लैक्टिक अम्ल के कारण से। ठीक है ना, किसी कारण से होगा, लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। अब सिरका अचार लगभग सभी लोग जानते हैं, सभी लोग खाते हैं, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? सिरका और अचार में सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है। और अब अगर उस आधार पर देखा जाए तो ए का क्या हो गया, 4 हो गया, और बी का क्या हो गया, 3 हो गया, बी का 3 हो गया। ठीक है, अब सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय, इसमें लिखा रहता है, ठीक है, कार्बोनाइज्ड, कार्बोनाइज्ड। और अगर कार्बोनाइज्ड के हिसाब से देखें आप इसमें तो क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, और डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, यानी मैलिक एसिड। ठीक है, तो खट्टा दूध क्या, लैक्टिक अम्ल से, सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय कार्बोनिक अम्ल, और सेब में क्या होती है, मैलिक एसिड होती है। इस हिसाब से आंसर क्या सही हो जाएगा इसका, सी। ध्यान दीजिए, तो याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है और इसमें कई अम्ल हैं जिसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन अम्लों को हम एक आपको फिक्स एक पूरा एक इसकी पूरी एक लिस्ट दे रहे हैं आपको, जिसमें उनको आप याद कर लीजिएगा। देखिए ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक मैं आपको और दे रहा हूं, ये आपकी इंपॉर्टेंट अम्ल है, जैसे फार्मिक अम्ल लाल चींटी में होता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है, बेंजोइक अम्ल घास पत्ते और मूत्र में मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल सारिल का वृक्ष होता है उससे मिलता है, एसिटिक अम्ल फलों के रस से मिलता है, टार्टेरिक अम्ल इमली में मिलता है, लैक्टिक अम्ल दूध में मिलता है। इसके अलावा कुछ और लिस्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में मिलता है, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर और अन्य शीतल पे अभी कराया अभी, और मैलिक अम्ल किसमें होता है, सेब में होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहां पर, लीवर में। कहां पर होता है, लीवर में। समझिएगा, देखिए ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, किसके उपस्थिति में करता है, इसके लिए चाहिए एक हार्मोन जो कि पैंक्रियास से निकलता है, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस से, वो है इंसुलिन। ठीक है, ज्यादा ग्लूकोज हो गया, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इस ग्लाइकोजन को क्या किया जाएगा, संचित कर दिया जाएगा। इस ग्लाइकोजन को क्या किया जाएगा, इस ग्लाइकोजन को संचित किया जाएगा। कहां पर संचित किया जाएगा, इस ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाएगा हिपैटिक सेल्स में। कहां पर,
हिपैटिक कोशिकाओं में। और ये हिपैटिक कोशिकाएं कहां पर हैं? ये कोशिकाएं हिपैटिक सेल्स कहां पर हैं? ये हिपैटिक कोशिकाएं हैं यकृत में यानी लीवर में। कहां पर हैं? यकृत में यानी लीवर में ये कोशिकाएं हैं, यहां पर ये संचित कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये ग्लाइकोजन जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हुआ तो इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में इनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया गया। जब रुधिर में कमी हो गई किसकी? ग्लूकोज की, तो जो ये ग्लाइकोजन है इस ग्लाइकोजन को क्या किया जाएगा? वापस ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक दूसरा हार्मोन चाहिए और वो हार्मोन है ग्लूकेगॉन। ये हार्मोन है ग्लूकेगॉन। ये दोनों काम किसने किया? ये दोनों ही काम कौन कर रहा है? लीवर महोदय कर रहे हैं, यकृत साहब कर रहे हैं। ठीक है ना? ये आप समझ गए होंगे। ज्यादा ग्लूकोज हुआ ग्लाइकोजन में कर दिया गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कहां रखा गया? हिपैटिक कोशिकाओं में रखा गया। हिपैटिक कोशिकाएं कहां होती हैं? यकृत में होती हैं। ठीक है। जब रुधिर में फिर से ग्लूकोज की कमी होगी तो क्या किया जाएगा? इस ग्लाइकोजन को निकाला जाएगा, इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा फिर से ग्लूकोज में। लेकिन इस परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? ग्लूकेगॉन हार्मोन चाहिए, जबकि इस परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन हार्मोन चाहिए। ठीक है। ये मैंने कहा दोनों काम कौन करता है? लीवर करता है, यकृत करता है। आंसर क्या होगा इसमें आपका? बी आंसर होगा। ठीक है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वो क्या था? मेंडल का जो सिद्धांत था वो सभी लोग जानते हैं। जो मेंडल के प्रयोग थे वो किस पर हुए थे? मटर पर हुए थे। किस पर हुए थे? मटर पर हुए थे। ये लगभग सभी लोग जानते हैं, आसान है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मटर दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वीट पी, ठीक है, मीठी मटर। और एक होती है गार्डन पी। ठीक है। इस गार्डन को हम बगीचे वाली मटर नहीं कहते हैं बल्कि जंगली मटर कहते हैं। ठीक है। तो आंसर तो फिलहाल यही होगी। आंसर तो क्या होगा? मटर होगा। लेकिन कौन होगा? गार्डन पी होगा। क्यों गार्डन पी होगा? क्योंकि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? जो मेंडल ने प्रयोग किया था वो किस पर था? इसी पर था। इसको याद रखिएगा। मटर सभी लोग जानते हैं लेकिन कौन सी मटर ये लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो क्या इसमें आंसर होगा? गार्डन पी होगा। स्वीट पी वो है जो हम लोग नॉर्मली यहां पर खाते हैं। ठीक है। लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंट किस पर था? गार्डन पी पर ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, मेंडल साहब ने जो किया था। ठीक है। इसमें क्या किया था इन्होंने? मटर के 7 लक्षणों को कुल लिया था और 7 लक्षणों पर प्रयोग करके इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला नियम क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से वंशागति होती है, किस तरह से नई पीढ़ियों का निर्माण होता है और उन पीढ़ियों में इन नियमों की क्या भूमिका है। और जब इनका हम यूज करते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स में तो हम पाते हैं कि मेंडल साहब ने कितना बढ़िया काम किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? लगभग सभी लोग जानते हैं। इसमें निकेल लिखा है, इसको आप निकिल भी कर सकते हैं, निकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वनस्पति तेलों से हाइड्रोजनीकरण आपका वनस्पति तेल है, इसके साथ क्या मिलाई जाएगी? हाइड्रोजन मिलाई जाएगी। ठीक है। मैं इसको आपको अलग पेज पर समझा दे रहा हूं। ठीक है। कैसे बनता है ये समझिए आप लोग। वनस्पति तेल
इसके साथ में क्या मिला दी जाएगी, हाइड्रोजन मिला दी जाएगी। यहाँ पर निकल अवेलेबल है, ठीक है, और साथ में इसको गर्म किया जाता है लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। जब इसको यहां पर हम गर्म करते हैं इतने पर, तो क्या मिल जाएगा आपको वनस्पति घी मिल जाएगा, ठीक है, वनस्पति घी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये निकल आप देख रहे हैं, ये जो निकल आप देख रहे हैं, यही क्या है, ये निकल आपका उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, ठीक है। यहाँ पर तो इस प्रक्रिया को क्या करता है, वो उत्प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया को हम और क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को जो है हम लोग जो है हाइड्रोजनाइजेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम, हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये वनस्पति तेल अधिक समय तक चलता है, लेकिन ये सामान्य जो हमारा रूम टेम्परेचर है उसमें भी ये जम जाता है। क्या होता है, जम जाता है। और जम जाने का मतलब यह है कि अगर ये रूम टेम्परेचर पर जम जा रहा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी लगभग वही होता है अप्रॉक्स, तो हमारी बॉडी में भी तो जम जाएगा। और अगर हमारी बॉडी में जम जाएगा तो ये कौन सा कोलेस्ट्रॉल के तौर पर काम करेगा, लगभग एलडीएल के तौर पर काम करेगा। यानी अगर हमारी रुधिर कोशिकाओं में जमेगा तो इसका मतलब यह है कि हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करेगा, और अगर आर्टरीज को इंटरनली ब्लॉक करता है तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। यानी हमारे रुधिर संचरण में समस्या होगी, अल्टीमेटली वो हमारी हार्ट डिजीज का, हृदय रोग के लिए कारण हो सकता है। इसीलिए बहुत लोग आजकल वनस्पति घी, जिसको हम पहले डालडा के नाम से कहते थे, डालडा इज अ ब्रांड, ठीक है, लेकिन वनस्पति घी मोस्टली कोई बोलते नहीं है, डालडा ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो डालडा यही है, ठीक है। आंसर हमने आपको बता दिया। क्या लगता है इसमें, निकल आंसर सही होगा, ठीक है। यानी 14 का आंसर क्या सही होगा, सी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त मतलब प्रकाशमान, प्रकाशमान मतलब कि प्रकाश उत्पन्न करने लगता है, दीप्त हो उठता है। लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस और बैगनी फास्फोरस, 4 प्रकार के ये फास्फोरस दिए गए हैं। एक्चुअली इसमें आंसर होगा श्वेत फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये क्या होता है, अगर इस व्हाइट फास्फोरस को, सफेद फास्फोरस को अगर आप वायु में इसको रखते हैं तो इसमें से क्या होता है, पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। कैसा, पीला हरा प्रकाश, पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित मतलब इमिशन उत्सर्जित होता है, ठीक है। और इसमें से एक गंध आती है, इसमें एक गंध आती है, इसमें एक गंध आती है जो जैसे लहसुन होता है ना, लहसुन गंध होती है, बिल्कुल ऐसे आती है जो लहसुन जैसी होती है, ठीक है। और इस गंध को हम क्या कहते हैं, रासायनिक गंध भी कहते हैं, केमिकल स्मेल भी कहते हैं, रासायनिक गंध भी कहते हैं। और इसीलिए चूंकि ये रासायनिक क्रिया से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, दीप्त हो रही है, इसीलिए जो ये दीप्ति है इसको हम रासायनिक दीप्ति भी कहते हैं, रासायनिक दीप्त भी कहते हैं, ठीक है ना, रासायनिक दीप्ति भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि वायु में ये प्रकाश उत्पन्न करता है और अगर इसको एयर में रख दिया गया तो ये इस प्रकार से एक्टिविटी होगी, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस सफेद फास्फोरस को क्या किया जाता है, जल में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। क्योंकि अगर इसको जल में नहीं रख करके इसको अगर हमने एयर में रख दिया, वायु में रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर साधारण ताप पर रखा गया है और एयर में रखा है तो अपने आप से ही ये
जलने लगता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? अब इसमें जरा आप ध्यान दीजिएगा, दरअसल भैंस का जो दूध होता है उसको कई बार जो है हम लोग ये समझते हैं कि जो भैंस का दूध है उसमें वसा की मात्रा कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो जो भैंस का दूध होता है उसमें जो वसा की मात्रा होती है एक्चुअली वो लगभग 7.2% होती है। हम बताना आपको ये चाह रहे थे कि अगर हम भैंस का दूध देखें और गाय का दूध देखें, ठीक है ना, तो मोस्टली लोग ये जानते हैं, मतलब कॉमनली लोगों में बिलीफ्स होती है कि जो भैंस का दूध है उसमें फैट ज्यादा होता है, ठीक है ना, उसमें फैट ज्यादा होता है, और जो गाय का दूध होता है उसमें फैट क्या होता है? कम होता है। ये बिलीफ होगी ज्यादातर लोग, इसीलिए क्या करेंगे, या तो वो इस जो है इसको मारेंगे या फिर वो इसको मारेंगे, लेकिन जो है इसको नहीं मारेंगे, जबकि होता है उल्टा, जो मतलब और ठीक ठाक अंतर होता है। अंतर क्या होता है ठीक ठाक, वो समझिएगा। एक्चुअली जो भैंस का दूध है इसमें वसा की मात्रा क्या होती है? 7.2% होती है, किसमें? भैंस के दूध में। लेकिन जो गाय का दूध है इसमें वसा की मात्रा लगभग 9.0% होती है, यानी गाय के दूध में वसा ज्यादा होती है, भैंस के दूध में वसा कम होती है। भैंस के दूध में वसा कम होती है। अब ये अलग बात है कि बाकी जो किंवदंतियां हैं, भ्रांतियां, वो अलग है। हाँ, गाय का दूध पौष्टिक ज्यादा होता है, लेकिन उस पौष्टिकता में वसा भी पौष्टिक ही होती है, बस डिपेंड करता है कौन सी वसा है, वो हानिकारक वसा है कि वो लाभदायक वसा है। और वसा हमारे शरीर के त्वची स्तर को बनाए रखने के लिए बड़ी आवश्यक भी है। ऐसा नहीं कि एकदम वसा ही आपके अंदर नहीं हो, ठीक है। और जहां तक एनर्जी मिलने की बात है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में जब वसाओं का जारण होता है, वसाओं की बर्निंग, केमिकल बर्निंग होती है, तो उसकी तुलना में ऊर्जा भी ज्यादा मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसाओं से जो ऊर्जा है वो अधिक मिलती है, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, आंसर इसमें हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात, ये क्या है? ये यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये क्या है? हृदयाघात, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द, पसीना एवं जी मिचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, टांगों में दर्द। एकदम इसको दिमाग में रट लीजिएगा, क्वेश्चन बदल बदल करके कई कमीशन में पूछा गया है, अलग अलग स्टेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन को। सीने में दर्द है तो फिल्मों में भी देखते होंगे, सीने में दर्द उठा, अगला आदमी बेचारा बेहोश हो जाता है। पसीना एवं जी मिचलाना देखे होंगे आप अक्सर, पसीना पसीना होता चला जा रहा है एकदम। जब बीपी गड़बड़ होगा तो पसीना आना तय है, चाहे वो हाई बीपी हो चाहे वो लो बीपी होगा। और जब कोई हार्ट में प्रॉब्लम होगी, हृदय में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने कहा कि छाती में भी दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, ये भी तय है। चूंकि ये जो आप देख रहे हैं अपर लिम्ब का सिस्टम है, ये बाह में पूरी झंझनाहट होती है। ये भी हो सकता है कि एक साइड में पूरी झंझनाहट होना शुरू हो जाए, लेकिन अगर केवल सामान्य तौर पर पैरों में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, तो टांगों में दर्द होने का पीछे आपका हो सकता है आपने अधिक श्रम किया हो सकता है कुछ विशेष खनिज लवण की कमी हो गई आपके शरीर में, या हो सकता है कि आपके कहीं चोट वगैरह लग गई हो, ठीक है। ऐसा भी हो, कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन उसका रीजन किसी भी तरीके से हार्ट अटैक नहीं है, ठीक है ना। इसलिए टांगों में अगर दर्द हो रहा है यानी पैरों में अगर दर्द हो रहा है, तो आप उसका कारण किसी भी तरह से हार्ट अटैक को नहीं मानेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में, असंतृप्त वसा मतलब सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा,
और संतृप्त का मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड फैट, ठीक है, की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, अभिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव, अभिक्रियाशील होते हैं। कारण असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, केवल एक आबंध होता है। यहां आपको ये समझना होगा, थोड़ा सा जानिए। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो असंतृप्त वसाएं होती हैं हमारी, ये सामान्य तौर पर क्या होती हैं, यहां पर ठोस और अर्धठोस की बात हो रही है। असंतृप्त जो वसाएं हमारी होती हैं ये क्या हो जाती हैं, जो है दरअसल गर्मी के जो दिन होते हैं, गर्मियां जब आती हैं तो एक्चुअली ये तो क्लियर है कि जो असंतृप्त वसाएं हैं वो संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होती हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि इनमें इनके जो अणु होते हैं, इनके कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं, यानी डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, यानी इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं, डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन जो हमारी संतृप्त वसाएं होती हैं, संतृप्त वसाओं में, किसमें, संतृप्त वसाओं में देखिए ये जो अनसैचुरेटेड फैट है इसमें सिंगल बॉन्ड फैटी एसिड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट्स होता है, ठीक है, जो सैचुरेटेड फैट्स होता है इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड फैटी एसिड, यानी इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं, डबल बॉन्ड फैटी एसिड्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जाड़ों में ठोस या अर्धठोस हो जाती हैं, जाड़ों में क्या हो जाती हैं, ये ठोस या अर्धठोस हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे घी है, चर्बी है, ठीक है, और या अन्य कोई अन्य जो तेल हैं, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, ये सब संतृप्त वसाएं होती हैं, इसीलिए ठंडियों में क्या होती हैं, ठोस या अर्धठोस हो जाती हैं। जबकि जो जितने भी जैसे सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, ये सब क्या हैं, इनमें ये असंतृप्त वसाएं हैं और इनमें एक बंध वाले फैटी एसिड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड फैटी एसिड्स होते हैं। इसीलिए ये सर्दी के दिनों में भी क्या होती हैं, अपनी तरल अवस्था को ही बनाए रखती हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। देखिए ग्लूकोज जो आपका है ये सब में कॉमन है, जैसे आपका सुक्रोज है यानी केन शुगर, सुक्रोज यानी केन शुगर, केन शुगर का मतलब क्या है, केन शुगर का मतलब है ईख शर्करा, ठीक है। दूसरा क्या है, माल्टोज, माल्टोज यानी माल्ट शुगर, ये ईख शर्करा यानी गन्ने के रस में पाई जाएगी। माल्ट शुगर अंकुरित बीजों की शर्करा है। और तीसरा अगर हम बात करें फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज क्या है, एक तरह से कह सकते हैं फ्रूट शुगर, क्या है, फ्रूट शुगर। ये कहां से मिलती है, फ्रूट से। ये कहां से मिलती है, अंकुरित बीजों से, ठीक है। और ये कहां से मिलती है, ईख यानी गन्ना से, ईख या गन्ना से, या उसे संबंधित अन्य चीजों से, यानी जैसे आप गुड़ खाते हैं तो आपको गुड़ से क्या मिलेगी, ठीक है। ये अब क्या कह रहा है, शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद में बेसिकली जो मधुमक्खियां होती हैं वो शहद कहां से लाती हैं, मोस्ट लाइकली वो शहद कहां से लाती हैं, फलों से लाती हैं। और वो क्या होती है, फल शर्करा होती है, फ्रक्टोज होती है, ठीक है ना। जो चूंकि ये जो अगर फल से कोई चीज लाई जा रही है तो मोस्टली उसमें क्या होगा,
फ्रूट शुगर होगा, और फ्रूट शुगर ही क्या है बेटा, फ्रक्टोज है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टिटनेस नामक रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। टिटनेस को और क्या कहते हैं? दरअसल कह रहा है ग्रेंगीन, सिंगल्स, लॉक्जा, काली खांसी। दरअसल जो ये टिटनेस है, इस टिटनेस को हिंदी में इसका एक और नाम है। वैसे एक ही 2 बार एग्जाम में पूछा गया, दोबारा ये पूछा नहीं गया, लेकिन जान लीजिए इसको धनुष टंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष टंकार। धनुष टंकार तो धनुष तरफ तन जाए ऐसे कोई चीज, तो जैसे धनुष होती है ना, उसमें जब तीर ऐसे लगाते हैं आप, डोरी खींचते हैं, क्या होती है, तन जाती है ना ऐसे। क्योंकि इस बीमारी में भी आपके अंदर तन जाता है। तन मतलब एकदम स्ट्रेट हो जाना, एकदम फिक्स हो जाना। कैसे फिक्स हो जाना? जैसे इसमें आंसर होगा एक्चुअली लॉक्जा। लॉक्जा। अब इसको समझिए, एक्चुअली स्टिफनेस में 2 शब्द है इसमें। जो जब हम कहते हैं लॉक्जा की बात कर रहे हैं, जब हम लॉक्जा की बात करें, इसको इंग्लिश में देखिए आप, लॉक जा। लॉक मतलब लॉक कर देना, यानी एकदम फिक्स कर देना, ठीक है। और जा मतलब आपका जबड़ा, ठीक है। जा मतलब जबड़ा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस जैसे आपको टिटनेस हुआ था ऐसे मतलब गर्दन आपकी ऐसे हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि आप एकदम वहीं पर तन जाएंगे, क्योंकि इसमें जबड़े वहीं जैसे है ना, जैसे क्या हुआ ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एकदम वहीं पर आपका जबड़ा एकदम लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी जैसे हैं बिल्कुल, जैसे आप कुछ बोल रहे थे, कुछ कर रहे थे, एकदम ऐसे एकदम लॉक हो जाएगा वहीं पर, एकदम तुरंत का तुरंत सब कुछ रुक जाएगा, क्योंकि मोटर न्यूरॉन को खत्म कर देता है ना एकदम से, इसलिए वहीं पर एकदम रुक जाएगा। तो इसमें यानी आपके जो जहां है जबड़े हैं वो वहीं पर लॉक हो जाते हैं। क्या है? जबड़े क्या होते हैं आपके वहीं पर लॉक हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, लॉक जा बोलते हैं। हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है एक्चुअली, ये है लॉक जा, ठीक है ना, लॉक जा। तो टिटनेस की बीमारी को, इस टिटनेस को और क्या बोलते हैं हम, लॉक जा बोलते हैं। अब अगर आप मिलाना चाहें तो पूरी आपकी ये आंसर शीट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे आप पूरे क्वेश्चंस को मिला सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि एक अच्छे क्वेश्चन आपको दे सकें, ठीक है, और इनसे आप अपना फायदा उठा सकें। एग्जाम की एक अच्छी तैयारी करिए, कंसंट्रेट होकर लगे रहिए, ठीक है। और हम आपसे से वादा करते हैं कि हम आपके एग्जाम से पहले तक आपकी एक बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। जो कंटेंट्स के वीडियो पड़े हुए हैं आपके, लगभग सब्जेक्ट्स की वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर हमारे, कुछ चैनल्स पर, उन वीडियोस को भी आप देखिए, तो आपको बायोलॉजी यानी लगभग सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेंगे कंटेंट वाले, उन वीडियोस को भी आप देखते रहिए, जिससे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ कंटेंट भी तैयार होता चले, ठीक है। और बाकी अभी कंटेंट डेली इसमें अपडेट हो रहे हैं, डेली नए कंटेंट अभी आपको पढ़ते हुए चले जाएंगे, और हर सब्जेक्ट के कंटेंट मिलेंगे आपको, हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, ज्योग्राफी के भी, इकोनॉमी के भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी, और करंट अफेयर्स की अभी पूरी एक सीरीज चलाएंगे। एग्जाम से पहले एकदम शुरू करा देंगे हम, और डेली आपको करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिलेगा, लगभग पिछले 6-7 महीने का पूरा करंट आपको हम वहां पर देंगे। बस उन वीडियो का आप केवल रिवाइज कर लेंगे बस आप, तो भी आपका पूरा करंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।